Hello, my dear students. This is Varsha Sharma, your SST teacher. Today, we are going to study the leftover chapter of class 7, which is chapter 3, Institutional Representation of Democracy. This is the chapter of civics. हमने last EVM तक पढ़ा था और अब हम इसे continue करेंगे. ठीक है? Our next topic is electoral constituencies. Here it is. So our new topic is electoral constituencies. हमने एक वर्ड इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, यही वर्ड था वो कॉन्स्टिट्यूएंसी. अब हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी एग्जैक्टली होती क्या है. मैंने आपको तब भी समझाया था कि एरियाज़ में डिवाइड किया जाता है, टेरिटोरियल एरियाज़ में किसी भी स्टेट को डिवाइड किया जाता है एरियाज़ में, ताकि वहाँ पर वोटिंग कंडक्ट करवाई जा सके ईजीली. और उन एरियाज़ से हर एक रिप्रेजेंटेटिव अपने नाम से खड़ा होता है और वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करता है उस एरिया से. ठीक है. सो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी इज अ टेरिटोरियल एरिया फ्रॉम वेयर अ रिप्रेजेंटेटिव गेट्स इलेक्टेड आइदर टू द पार्लियामेंट और टू द स्टेट असेंबली. ठीक है. या तो पार्लियामेंट में इलेक्ट होता है वो रिप्रेजेंटेटिव जो कि पार्टिसिपेट करता है इलेक्शंस में, या फिर स्टेट असेंबली में इलेक्ट होता है. हमने पढ़ा था पहले कि एक तो पार्लियामेंट होती है और एक स्टेट असेंबली होती है. पार्लियामेंट क्या होती है? नेशनल लेवल पे होती है. नेशनल मतलब पूरे इंडिया के लेवल पे होती है. और स्टेट असेंबली किस लेवल की होती है? स्टेट्स, हर स्टेट की डिफरेंट स्टेट असेंबली होती है. ठीक है. इजी है. ओके. तो जो भी किसी एरिया से, टेरिटोरियल एरिया से जो भी रिप्रेजेंटेटिव अपने आप को रिप्रेजेंट करता है या फिर एक पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, तो उस पर्सन को या तो पार्लियामेंट में इलेक्ट किया जाता है या फिर स्टेट असेंबली में इलेक्ट किया जाता है. द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू सेवरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शंस. इलेक्शन पर्पस के लिए ही हमारी जो कंट्री है उसको काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया है, ताकि इलेक्शंस इजीली कंडक्ट करवाए जा सके और उस कंट्री को इजीली हैंडल किया जा सके, और जो भी रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं वो इजीली इम्प्लीमेंट किया जा सके हर एरिया में. कहीं पर भी वो उस चीज़ में कोई कमी ना आए, कहीं पर भी कंट्री के रूल्स और रेगुलेशन में चेंजेस ना आए. इसीलिए हमारी कंट्री को अलग अलग टेरिटोरियल एरिया या फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया गया है. समझ आ गया? बहुत ईजी चीज़ है. इलेक्शंस आर हेल्ड एट बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लेवल. सेंट्रल मतलब नेशनल लेवल, पूरी कंट्री के एक साथ, और स्टेट लेवल मतलब डिफरेंट स्टेट्स के अलग अलग इलेक्शंस. ठीक है. तो अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज कॉल्ड एमएलए, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है उसे कहा जाता है एमएलए. एमएलए की फुल फॉर्म ही मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है. ठीक है. रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट इज कॉल्ड एन एमपी. लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट लेवल पे होती है, और जो पार्लियामेंट होती है वो कहाँ पर होती है? वो किस लेवल पे होती है? सेंट्रल लेवल या नेशनल लेवल पे. तो इसीलिए जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं उन्हें एमपी कहा जाता है. एमपी की फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है. एमपी की फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और एमएलए की फुल फॉर्म क्या है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. तो एमएलए के तो नाम से ही पता चल रहा है वो कहाँ के मेंबर हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं. और एमपी के भी नाम से पता चल रहा है वो कहाँ के मेंबर हैं? पार्लियामेंट के मेंबर हैं. तो हमें कन्फ्यूजन नहीं होगा. ठीक है. क्योंकि उनके नाम से ही पता चल रहा है कि वो कहाँ के मेंबर हैं, वो भी जो भी पर्सन्स हैं वो कहाँ के मेंबर हैं. ठीक है. पार्लियामेंट सेंट्रल लेवल की होती है और लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट लेवल की होती है. ठीक है. पार्लियामेंट हैज़ 2 हाउसेज. अब पार्लियामेंट की बात की जा रही है यहाँ पर. पार्लियामेंट के 2 हाउसेज होते हैं, विच इज़ लोकसभा एंड राज्यसभा. लोकसभा को लोअर हाउस भी कहा जाता है और राज्यसभा को अपर हाउस भी कहा जाता है. द मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. जो लोकसभा के मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली हम लोग इलेक्ट करते हैं. ठीक है. द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स अलाउड एट द राज्यसभा इज 250. अब राज्यसभा की बात करें तो वहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर जितने अलाउड हैं वो हैं 250, जिनमें से 238 आर टू बी इलेक्टेड एंड 12 आर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. 238 जो हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं और 12 जो हैं वो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं उन 12 पीपल को. ठीक है. राज्यसभा में टोटल कितने लोग हैं, कितने मेंबर्स अलाउड हैं? 250.
राज्यसभा में 250 मेंबर्स अलाउड हैं, जिसमें से 238 को इलेक्ट किया जाता है और 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, इजी टॉपिक था। नेक्स्ट इज इलेक्टोरल प्रोसेस। अब जो इलेक्शन होता है उसका प्रोसेस क्या है, किस तरह से कंडक्ट किया जाता है, किस तरह से एंड होता है और फिर किस तरह से रिजल्ट्स आते हैं, ये हम पढ़ते हैं इस टॉपिक में। ठीक है, तो फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराना किसका काम था? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हमने पढ़ा था। ठीक है, वहाँ पर मेंबर्स होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और उनके जो हेड होते हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन लेज डाउन द रूल्स एंड कोड्स ऑफ कंडक्ट टू बी फॉलोड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। इसका मतलब क्या है कि इलेक्शन कमीशन जो होता है वो कुछ रूल्स बताते हैं जिसको फॉलो करना किसका काम है? पॉलिटिकल पार्टीज़ का। पॉलिटिकल पार्टीज़ को इलेक्शन कमीशन के बनाए हुए रूल्स को फॉलो करके ही इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना होता है। ये उनके लिए, ये जो इलेक्शन पार्टीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो बाउंड हैं कि उन्हें इलेक्शन कमीशन के बनाए हुए रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। इट ऑल्सो अरेंजेस फॉर काउंटिंग ऑफ वोट्स एंड अनाउंसेस द रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शन। अब जो रिजल्ट्स हैं, अभी मैंने बताया, शुरू से लेके एंड तक का पूरा काम कौन करता है इलेक्शन का? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन वोट्स की काउंटिंग का काम भी कौन अरेंज करता है? इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन के जो रिजल्ट्स अनाउंस करते हैं वो भी कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शंस हैव टू बी रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है हर पॉलिटिकल पार्टी को, ताकि वो इससे उनको अलाउ हो जाता है कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। Any citizen of India above the age of 25 years can contest elections। 25 years एज से ज़्यादा का कोई भी पर्सन इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर सकता है फॉर लोकसभा और द लेजिस्लेटिव असेंबली। जो लोकसभा इलेक्शंस होते हैं, स्टेट लेवल इलेक्शंस होते हैं, उसमें 25 ईयर्स से ज़्यादा का कोई भी पर्सन पार्टिसिपेट कर सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज डिक्लेयर देयर कैंडिडेट्स फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर द इलेक्शन। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज से पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो पार्टीज़ अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर देती हैं हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या थी? टेरिटोरियल एरिया था। एक ही स्टेट काफ़ी सारे टेरिटोरियल एरिया में डिवाइड होता है, और कंट्री की बात करें तो कंट्री तो काफ़ी सारे टेरिटोरियल एरियाज़ में डिवाइडेड है। ठीक है, तो जो टेरिटोरियल एरिया में जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी काफ़ी सारे एरियाज़ में होती है, तो वो अपने हर एरिया में से एक रिप्रेजेंटेटिव को नॉमिनेट करती है कि ये पर्सन हमें रिप्रेजेंट करता है, ये हमारी पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो सम कैंडिडेट कॉन्टेस्ट इलेक्शंस इंडिपेंडेंटली ऑल्सो। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं। निर्दलीय, ये वर्ड सुना होगा आपने, निर्दलीय कैंडिडेट है ये इसका मतलब क्या है कि वो इंडिपेंडेंटली खड़ा हुआ है, वो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, they do not belong to any party. The candidates have to file their nomination paper। अब उन कैंडिडेट्स को अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल करने होते हैं। अब स्क्रूटनी मतलब सिलेक्शन, उसमें से स्क्रूटनी की जाती है नॉमिनेशन पेपर्स की। इफ़ अ कैंडिडेट्स पेपर्स आर एक्सेप्टेड देन ही और शी कैन कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। स्क्रूटनी के बाद जो कैंडिडेट के पेपर हैं वो अगर एक्सेप्ट हो गए तो वो पार्टिसिपेट कर सकता है इलेक्शन में। स्क्रूटनी में क्या चेक किया जाता है कि कोई प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ना हो, क्योंकि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रीवियस क्रिमिनल ऑन गोइंग रिकॉर्ड्स नहीं होने चाहिए। इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए जितने भी रूल्स इलेक्शन कमीशन बनाता है उसके अकॉर्डिंग अगर वो पर्सन एलिजिबल है तो उसे अलाउ कर दिया जाता है इलेक्शन में रिप्रेजेंटेटिव की तरह पार्टिसिपेट करने के लिए। बेस्ड ऑन सम आइडियोलॉजीज ऑफ देयर ओन ईच पार्टी डिक्लेयर देयर इलेक्शन मैनिफेस्टो। अब खुद की आइडियोलॉजीज़ के अकॉर्डिंग हर इलेक्शन पार्टी या हर पॉलिटिकल पार्टी एक इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाती है। इलेक्शन मैनिफेस्टो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें वो मेंशन करते हैं कि अगर वो जीत गए तो वो क्या क्या काम करेंगे। ठीक है, इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये सारी चीज़ें होती है। पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आर गिवन एन इलेक्टोरल symbol while campaigning। candidates try to make their symbols popular among the voters। अब जो कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें सिंबल दिया जाता है अपनी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए,
और जो जितने भी लोग कैंपेनिंग करते हैं अपनी पार्टी को का प्रचार प्रसार करते हैं, वो उस सिंबल को पॉपुलर बनाने की कोशिश करते हैं ताकि लोग उनके सिंबल पे ध्यान दें, उन्हें वो याद रहे और वो ध्यान दें कि उस पार्टी के क्या मैनिफेस्टो में चीज़ें मेंशन हैं और वो उसी पार्टी को वोट करें। कैंपेनिंग जो होती है, मतलब जो प्रचार प्रसार किया जाता है इलेक्शंस के लिए, वो 48 आवर्स पहले स्टॉप कर दिया जाता है। ठीक है, 48 आवर्स मतलब 2 दिन पहले कैंपेनिंग को स्टॉप कर दिया जाता है। उसके बाद कोई भी प्रचार प्रसार नहीं कर सकता। इलेक्शन के 2 दिन पहले कोई भी किसी भी पार्टी या फिर इंडिविजुअल के लिए प्रचार प्रसार नहीं कर सकता। ठीक है, अब ये जो हमने पढ़ा इसको हम अब ये सब जो हमने पढ़ा इसको हम थोड़ा शॉर्ट में पढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को क्या फॉलो करना है। फिर वो इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाती है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है फॉर पॉलिटिकल पार्टीज़। रजिस्ट्रेशन मतलब वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है उन्हें रजिस्टर कब तक करना है, उसके लिए डेट्स डिसाइड की जाती है और वो सारी पार्टीज़ रजिस्टर करती है अपने आप को। डिक्लेरेशन ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी। उसके बाद क्या होता है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में से सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को डिक्लेयर करती है हर पॉलिटिकल पार्टी कि जैसे बीजेपी का एक पर्टिकुलर पर्सन इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रिप्रेजेंटेटिव है या फिर कांग्रेस का पर्सन इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रिप्रेजेंटेटिव है। तो एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी का भी होगा, कांग्रेस का भी होगा, जितनी भी पार्टीज़ होती हैं या फिर इंडिविजुअल होते हैं उनके जो पर्सन है वो खड़े होते हैं। नेक्स्ट इज फिलिंग ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म्स। फिर नॉमिनेशन फॉर्म भरे जाते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन मैनिफेस्टो। फिर वो पार्टीज़ या इंडिविजुअल्स अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो बताते हैं कि हम अगर जीत गए तो हम ये सारे काम करेंगे। जैसे कि कहीं पर कंस्ट्रक्शन कराना है, यहाँ के रोड्स बनवाएंगे, यहाँ पर पानी नहीं आ रहा तो यहाँ पर पानी की व्यवस्था कराएंगे। तो ये सारी चीज़ें इलेक्शन मैनिफेस्टो में डिक्लेयर की जाती है। नेक्स्ट इज कैंपेनिंग थ्रू डिफरेंट मेथड्स। कैंपेनिंग की जाती है अलग अलग मेथड से, पर ये कैंपेनिंग कब स्टॉप हो जाती है, 48 आवर्स पहले, मतलब 2 डेज़। ठीक है, 2 डेज़ पहले ये कैंपेनिंग स्टॉप हो जाती है। फिर क्या कंडक्ट किया जाता है, हमारा इलेक्शन। ओके, इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है और फिर उसके रिजल्ट्स सामने आते हैं और पता चलता है कौन जीता और कौन नहीं जीता। ठीक है, जो भी जीतता है वो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में से जो भी जीतता है उसको इलेक्ट कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू वो किस चीज़ में जीता है। ठीक है, या तो लेजिस्लेटिव असेंबली में या फिर पार्लियामेंट में। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल पार्टीज़। अब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हम बार बार पढ़ रहे थे ये वर्ड, ये एग्जैक्टली होता क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। दीज आर दी एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। हमारी डेमोक्रेसी का एसेंस है ये, मतलब हमारी डेमोक्रेसी की जान है ये। पॉलिटिकल पार्टीज़ से ही तो हमें पता चलता है कि हम किसको वोट करेंगे। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ में से हम डिसाइड करते हैं कि हम कौन सी पार्टी को वोट करना चाहते हैं। ठीक है, सो दे मे हैव डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड गोल्स बट देयर बिहेवियर शुड नॉट अफेक्ट द नेशनल इंटरेस्ट। हमारे नेशनल इंटरेस्ट को उनका बिहेवियर अफेक्ट नहीं करना चाहिए, ऑल्दो उनके जो आइडियोलॉजीज़ और गोल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, USA and Japan have 2-party system. Pakistan, Canada and Australia have multi-party system. India जो कि world's largest democracy है, it follows a multi-party system. The benefit of different political parties क्या हुआ, सोचो। तो बेनिफिट क्या हुआ कि हमें चॉइस मिल जाती है कि हमें किस पार्टी को वोट करना है। वोटर्स के लिए बेनिफिट है पॉलिटिकल पार्टीज़ का कि उनको चॉइस मिल जाती है हम किसे वोट करना चाहते हैं। ठीक है, अगर 2 पार्टीज़ ही होंगी तो हमें 2 में से एक को ही वोट करना होगा, हमारे पास चॉइस होगी ही नहीं। अगर मल्टी पार्टी होगी तो उसका क्या ऑप्शन रहेगा, उसका क्या बेनिफिट रहेगा कि हम किसी भी पार्टी को वोट कर सकते हैं। द मेन पर्पस इज़ टू विन वोट्स ऑफ द वोटर्स एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। मेन पर्पस क्या होता है कि जो वोटर्स हैं उनके वोट्स जीते जाएं और गवर्नमेंट बनाई जाए। इन द इलेक्शन मैनिफेस्टो पार्टीज फॉर्मुलेट पॉलिसीज एंड प्रोमिसेस विच दे वॉन्ट टू इम्प्लीमेंट आफ्टर विनिंग द इलेक्शंस। मैंने अभी बताया था आपको कि जो इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है उसमें जो पार्टीज़ होती हैं वो क्या करना चाहती हैं, जो प्रोमिसेस करती हैं वो लोगों से, वो लिखा जाता है उसमें। वो ऐसा कहते हैं कि अगर हम जीत गए तो हम ये सारे जितने भी प्रोमिसेस हैं वो इम्प्लीमेंट कर देंगे।
ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, नेशनल एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसी पार्टी होती है दैट हैज़ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन द होल कंट्री और एट लीस्ट इन 4 और मोर स्टेट्स। ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसकी एक सिग्निफिकेंट प्रेजेंस होती है, मतलब उसको सब जानते हैं पूरी कंट्री में, या फिर 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स में जिस पॉलिटिकल पार्टी को लोग जानते हैं उसे कहा जाता है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। फॉर एग्जांपल इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड भारतीय जनता पार्टी, सभी जानते हैं उसे, चाहे आप दूसरी पार्टीज़ को ना जानते हो पर आप इन्हें ज़रूर जानते हैं। तो मतलब ये कौन सी पार्टीज़ हैं? नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़। नेक्स्ट इज़ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। इट इज़ अ पार्टी whose influence is limited to a certain region or some political state only। कोई एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल स्टेट या कोई एक रीजन से ही के लिए ही लिमिटेड रहती है उनकी जो पहुंच रहती है, और सब लोग इसे नहीं जानते, इसलिए उसे कहा जाता है रीजनल। कुछ ही लोग उसे जानते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। इट इज़ जनरली फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड लैंग्वेज। कास्ट, रिलीजन या लैंग्वेज के बेसिस पे बनाई जाती है कौन सी? रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। क्योंकि एक पर्टिकुलर रीजन में कोई पर्टिकुलर कास्ट के लोग पार्टी बना लेते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग बना लेते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलने वाले लोग कोई पार्टी बना लेते हैं, तो इसी वजह से वो रीजनल पार्टी ही रह जाती है। आफ्टर द जनरल इलेक्शन द पार्टी दैट गेट्स मेजॉरिटी ऑफ सीट्स एंड इज डिक्लेयर्ड एज द विनिंग पार्टी एंड दिस पार्टी फॉर्म्स द गवर्नमेंट एंड इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी। अब जनरल इलेक्शंस जो कंडक्ट किए जाते हैं उसके बाद जो भी पार्टी जिसको मेजॉरिटी सीट्स मिलती हैं वो डिक्लेयर कर दी जाती है विनिंग पार्टी, और उस पार्टी को गवर्नमेंट फॉर्म करने में मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिले हैं, इसी वजह से वो पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करती है। ठीक है। द पोजीशन कीप्स अ चेक ऑफ ऑन द पावर्स ऑफ रूलिंग पार्टी बाय क्वेश्चनिंग देयर पॉलिसीज एंड डिसीजंस एंड वर्किंग। अब जो ऑपोजिशन पार्टीज़ होती हैं वो चेक करती हैं किसी भी पॉलिटिकल जो जीती है उसकी वर्किंग कैसी हो रही है, वो सही से वर्क कर रही है या नहीं कर रही। अगर नहीं कर रहे तो वो उसे अपोज करते हैं। ठीक है। जो नहीं जीते वो वाली पार्टी, सभी जानते हैं इस बारे में, तो है ना। जो जीत गया उसको ऑपोजिशन पार्टी ऑब्वियसली अपोज करेगी ताकि वो उसकी कमियां निकाल सके। बेसिक सी बात है। नेक्स्ट टॉपिक इज कोएलिशन गवर्नमेंट। अब कोएलिशन गवर्नमेंट क्या होती है? In order to get a clear majority and to form the government, a political party must get more than 50% votes। एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि जीतना चाहती है किसी भी इलेक्शन को, उसको 50% से ज़्यादा वोट्स की ज़रूरत है, तभी जाकर वो मेजॉरिटी में आएगी। उसको मेजॉरिटी वोट्स वाला पार्टी कंसिडर किया जाएगा और उसे रूलिंग पार्टी या विनिंग पार्टी कहा जाएगा। तो कई बार ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है जब किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को सिंपल या क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती, देन सम पॉलिटिकल पार्टीज कम टुगेदर टू फॉर्म द गवर्नमेंट। सच अ गवर्नमेंट इज कॉल्ड कोएलिशन गवर्नमेंट। जब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाती है तो उसे कहा जाता है कोएलिशन गवर्नमेंट। मतलब कई बार क्या होता है, किसी एक पार्टी को पूरे 50% से ज़्यादा वोट्स नहीं मिलते, तो क्या होता है कि वो रूलिंग पार्टी नहीं कहलाई फिर, क्योंकि 50% से ज़्यादा वोट्स होंगे तभी तो कहा जाएगा कि वो विनर है। अब दोनों पार्टीज़ को ही 50-50% वोट्स मिल गए, या फिर किसी एक पार्टी को 50% से ज़्यादा नहीं मिले और बाकी ये 50% मिला के काफ़ी सारी पार्टीज़ को मिल गए, तो फिर क्या होगा कि वो किसी भी पार्टी को विनर नहीं कह सकते हम। तो इस वजह से क्या होता है कि एक कोएलिशन गवर्नमेंट बनती है, मतलब जहाँ से जो पार्टी जीती है उसको वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की जो रूल्स और रेगुलेशन मेंटेन करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर एलिजिबल माना जाता है और उन्हें वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव घोषित कर दिया जाता है। ठीक है। In order to form a coalition government, political parties are required to cooperate by sharing their responsibilities as well as rights। अब क्योंकि अलग अलग जगह से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जीती हैं, तो ये रिक्वायर्ड है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो आपस में कोऑपरेट करें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और राइट्स को शेयर करें, कोई भी अपनी मनमानी ना चलाए। ठीक है। द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस UPA गवर्नमेंट ऑफ 2004 and the National Democratic Alliance NDA government of 1999 are two examples of coalition government in India। इंडिया में कोएलिशन गवर्नमेंट की बात करें तो कब बनी थी? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस UPA गवर्नमेंट 2004 में बनी थी ये,
और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA जो कि बनी थी 1999 में। ये एग्जाम्पल है कोएलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। इस चैप्टर से रिलेटेड आपको जो भी डाउट्स आते हैं आप आपकी टीचर से मुझसे पूछ सकते हैं इजीली। पूरे वीडियो को अच्छे से देखें, आपको पूरा वीडियो समझ आएगा, आपको पता चल जाएगा कैसे इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं, कोएलिशन गवर्नमेंट क्या होती है, वोटर्स लिस्ट क्या होती है, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में बताई गई है। इस चैप्टर का बेनिफिट क्या है कि आपको पता चलेगा इलेक्शन का प्रोसेस कैसे कंडक्ट किया जाता है, इलेक्शन कैसे कंडक्ट किया जाता है, पूरे प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या फॉलो किया जाता है। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, स्टे सेफ, कीप स्टडिंग and keep enjoying your lives. Thank you very much.